हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। स्टूडेंट्स, ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 32 दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या करता है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी भी पर्सन के कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके इन्फोर्समेंट के लिए क्या है, कोई भी पर्सन क्या है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है अंडर आर्टिकल 32 और रिट इशू करा सकता है, जिससे कि जो उसके फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट हो रहे हैं उनको वो रीस्टोर करा सकता है। ठीक है, उनका इन्फोर्समेंट किया जा सकता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। Immediate declaration of fundamental rights in the Constitution is meaningless, useless, without providing an effective machinery for their enforcement if and when they are violated। Students, इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें ये समझाया गया है कि फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर कर देना, ठीक है, उसको बता देना कि क्या है, हमारे पास फंडामेंटल राइट हैं। ये अवधारणा जो है तब तक क्या होगी, मीनिंगलेस होगी, अर्थहीन होगी, यूज़लेस होगी, यानी क्या है, तब तक क्या होगी, बिना किसी यूज़ के होगी, यूज़लेस होगी, जब तक कि क्या न किया जाए उनके इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है, जब तक कि फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए क्या ना किया जाए, कोई इफ़ेक्टिव मशीनरी ना हो। ठीक है, अगर क्या है किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो उसको ऐसा किया जाए कि एक ऐसी प्रणाली हो, एक ऐसी मशीनरी हो जिसके थ्रू क्या किया जा सके, उन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराया जा सके जो कि वायलेट हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए क्या बनाए गए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ अंडर आर्टिकल 32। ये प्रयोजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान किए गए। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि अंडर आर्टिकल 32 क्या है, किसी भी पर्सन को ये राइट दिया गया है कि अगर क्या है उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो उसको क्या किया जाएगा, उसको रेमेडीज़ के रूप में क्या है, उसको ये दिया जाएगा कि वो उसको क्या करना होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो अपनी क्या है रिट इशू कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके इन्फोर्समेंट को क्या किया जाएगा, उनके इन्फोर्समेंट को उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इफ़ेक्टिव बनाया जाएगा और उनको फंडामेंटल राइट्स को फिर से रीस्टोर किया जाएगा, जैसा कि दूसरे पॉइंट में लिखा भी है। आर्टिकल 32 कन्फर्स द राइट टू रेमेडीज़ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन। अगर कोई भी जो एग्रीव्ड सिटीजन है जिसके की फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है, ठीक है, या फिर जिसके फंडामेंटल राइट्स क्या हो गए हैं, सस्पेंड किए गए हैं, तो उसके इन्फोर्समेंट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 दिया गया है जो कि फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट में एक रेमेडी की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इज इन इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट। स्टूडेंट, ये कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना भी क्या है, खुद में एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पार्ट 3 में, तो ये कहा गया है कि जो ये क्या है, आर्टिकल 32 है, ये क्या करता है, सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और अगर कोई ऐसा राइट है जो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है तो क्या है, वो खुद में भी एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये कहा गया है कि अगर क्या है कोई ऐसा राइट बनाया गया है जो कि सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके इन्फोर्समेंट को सुनिश्चित करता है, गारंटीड करता है, तो ऐसा राइट भी क्या होगा, खुद में क्या है, फंडामेंटल राइट है, जिसे कि हम अंडर आर्टिकल 32 स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये इसी के बारे में कहा गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में। This makes the fundamental rights
रियल। ये कहा गया है कि जो ये आर्टिकल 32 है ये क्या करता है, ये फंडामेंटल राइट्स को क्या बनाता है, वास्तविक बनाता है, रियल बनाता है। ठीक है, इनके क्रियान्वयन को क्या करता है, वास्तविक बनाता है। क्योंकि स्टूडेंट क्या है, इनके आर्टिकल 32 क्या करता है, इनके इन्फोर्समेंट के लिए काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो हमारे क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, आर्टिकल 32 को क्या कहा कि ये जो आर्टिकल 32 है, ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। और उन्होंने आर्टिकल 32 के बारे में कहा कि एन आर्टिकल विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी। कहा कि आर्टिकल 32 एक ऐसा आर्टिकल है जिसके बिना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, नलिटी है। मींस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कुछ भी नहीं है, रिक्त है। अगर क्या होगा, अगर आर्टिकल 32 नहीं होगा तो। और उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जो ये आर्टिकल 32 है, जो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, सोल है, और क्या है, इसका हार्ट है। ठीक है, इसका हृदय है। ये कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। उन्होंने कहा इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। ये किसके लिए कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये कहा गया है आर्टिकल 32 के लिए, जिसे हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 32 क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है और क्या है, इसका हृदय है। एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट मीन्स कि क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट, आपसे एग्जाम में क्या है, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है कि ये किसके द्वारा कहा गया, कि इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। ये किसके लिए कहा गया है, ये कहा गया है आर्टिकल 32 के लिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए। और इसको किसने कहा था, अगर ये पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको कहा था। ठीक है, कि जो आर्टिकल 32 है ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, आत्मा है और इसके हृदय की तरह है। और ये हमारे लिए क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और एक ऐसा आर्टिकल है जिसके बिना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिक्त है, कुछ भी नहीं है, नलिटी हो जाएगा या नलीफाई हो जाएगा। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया कि क्या है, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। स्टूडेंट, क्या है, फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस चीज़ को डिक्लेयर किया गया कि जो आर्टिकल 32 है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जो आर्टिकल 32 है, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। ठीक है, मूल अवधारणा है। It cannot be abridged or taken away even by way of an amendment to the Constitution। ये कहा गया है कि आर्टिकल 32 को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू भी चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इट कैन नॉट बी अब्रिज्ड और टेकन अवे, इसको नहीं लिया जा सकता है, ना ही इसको तोड़ा जा सकता है, इवन बाय एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप क्या है, अमेंडमेंट करके भी ये जो रिट का जो क्या है, ये जो आर्टिकल 32 है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। ठीक है, ये किसने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आर्टिकल 32 क्या है, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और क्या है, इसको किसी भी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हटाया जा सकता है और ना ही इसमें कोई अमेंडमेंट के थ्रू इसमें कोई चेंजेस किए जा सकते हैं। ये सब किसके बारे में कहा जा रहा है, आर्टिकल 32 के बारे में कहा जा रहा है, जो कि क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। इट कंटेन्स द फॉलोइंग 4 प्रोविजंस। स्टूडेंट, ये क्या है, जो आर्टिकल 32 है, इसके बारे में बताया गया है कि इसके क्या है, इसके अंदर क्या है, 4 टाइप्स के प्रोविजंस किए गए हैं, 4 टाइप के प्रावधान किए गए हैं। जिसमें सबसे पहला है द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय द एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज गारंटीड। ये कहा गया है कि अगर
किसी भी पर्सन के क्या है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए क्या है, किसी भी पर्सन को क्या है, उसको ये राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है, बाय एन अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स, और क्या है एक उचित तरीके से किस चीज़ के लिए, अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके इन्फोर्समेंट के लिए। और ये आर्टिकल 32 क्या है, किसी भी पर्सन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके इन्फोर्समेंट को क्या कराता है, गारंटीड करता है, ठीक है। तो ये कहा गया है कि अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो उनके इन्फोर्समेंट के लिए वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ का राइट अंडर आर्टिकल 32 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। The Supreme Court shall have the power to issue directions or orders or writs for the enforcement of any of the fundamental rights। ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 32 है इसके लिए क्या है, इसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास क्या है, ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्या है उनके इन्फोर्समेंट के लिए, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए क्या कर सकता है, डायरेक्शंस को इशू कर सकता है, ऑर्डर्स को इशू कर सकता है, और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए उनको एक्टिव करने के लिए क्या कर सकता है, रिट्स का कॉन्सेप्ट भी ला सकता है, ठीक है, रिट्स को इशू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, ये पावर है, फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए रिट को इशू किया जा सकता है, ठीक है। The writs issues may include habeas corpus, mandamus, prohibition, ठीक है, certiorari एंड quo warranto। स्टूडेंट्स ये क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये रिट दायर की जाती हैं, जो ये रिट इशू की जाती हैं, ये क्या हैं, 5 टाइप्स की होती हैं। इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल से 5 की 5 जो रिट हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, हम क्या है इनको स्टडी करेंगे। अभी क्या है आप इनको बाय नेम एक बार ध्यान में रख लीजिए, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। तो कहा गया है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट इशू की जाती है फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए, वो क्या हैं, वो ये 5 टाइप्स की हैं, जिसमें से पहली आती है हेबियस कॉर्पस, दूसरी है मैंडेमस, तीसरी है प्रोहिबिशन, चौथी है सर्टियोररी एंड 5वीं है क्वो वारंटो। स्टूडेंट्स ये रिट क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू की जाती हैं जबकि किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या की जाती हैं, ये 5 टाइप की रिट इशू की जाती हैं, ठीक है। Parliament can empower any other court to issue directions, orders and writs of all kinds। स्टूडेंट इसमें ये कहा गया है कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ये अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकती है, किसी भी अदर कोर्ट को, अभी तो क्या है आर्टिकल 32 में क्या है, हमने क्या पढ़ा कि कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और वहाँ पे क्या है इन 5 में से कोई भी रिट को वो इशू करा सकता है, किस चीज़ के लिए, अपने किसी भी फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए, जो कि क्या है जिसको कि वायलेट किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी किसी अदर कोर्ट को क्या कर सकती है, इस रिगार्डिंग क्या कर सकती है, उसको डायरेक्शंस दे सकती है, ऑर्डर्स दे सकती है, या फिर क्या है रिट, सभी प्रकार की जो रिट्स हैं उनके लिए क्या है पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी अदर कोर्ट को क्या किया जा सकता है, एम्पावर किया जा सकता है, उसको भी वो शक्तियाँ दी जा सकती हैं कि कोई भी अदर कोर्ट क्या कर सकता है, वो डायरेक्शंस को इशू कर सकता है, ऑर्डर्स को, निर्देशों को दे सकता है, आदेश दे सकता है, और जो ये 5 टाइप्स की रिट्स हैं इसके अलावा भी क्या है सभी टाइप्स की रिट्स को क्या कर सकता है, वो एम्पावर कर सकता है, उनको चला सकता है। इस चीज़ के लिए पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि वो क्या है, इस चीज़ की परमिशन क्या है, किसी भी अदर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी दे सकता है, ताकि वो भी क्या कर सके, उस प्रोसेस में अपना जो है वो रोल प्ले कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है एनी अदर पार्ट
any other court here does not include high courts because article 226 has already conferred these powers on the high courts. स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी अदर कोर्ट को इस चीज़ के लिए डायरेक्शन दे सकती है, उनको ऑर्डर दे सकती है, या फिर जो सभी प्रकार के रिट्स हैं उनके इन्फोर्समेंट के लिए क्या है, एम्पावर कर सकती है कि अब क्या है, इस कोर्ट में भी इनके लिए क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए क्या होगा, अगर आपको क्या है वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, या आपके कुछ इस रिगार्डिंग इश्यूज़ हैं, तो आप क्या है किसी अदर कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, ये जो अथॉरिटी है ये पार्लियामेंट के पास है कि वो क्या है इस फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो भी डायरेक्शंस हैं उसके लिए क्या है, अदर कोर्ट्स को भी अथॉरिटी दे सकती है, उनको भी एम्पावर कर सकती है रिट इशू करने की। ठीक है, लेकिन क्या है स्टूडेंट, जिसमें जो अभी हमने अदर कोर्ट की बात की उसमें क्या है, हाई कोर्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट जो अंडर आर्टिकल 226 है, जो अंडर आर्टिकल 226 है उसमें क्या है, उसमें हमारे हाई कोर्ट के लिए क्या है, प्रोविज़न किए गए हैं पहले से ही। ठीक है, आर्टिकल 226 में ये कहा गया है कि अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो वो क्या है, डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, ये राइट दिया गया है अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए। तो ऊपर जो हमने ये पॉइंट पढ़ा जिसमें कि क्या लिखा था, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट, इसमें क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ा गया है। ठीक है, उसके अलावा भी पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी चाहे तो जो अदर हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट नहीं, जो अदर कोर्ट हैं, अदर सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के उनको भी इस रिगार्डिंग क्या दे सकती है, पावर दे सकती है, उनको भी इस चीज़ के लिए ऑथराइज कर सकती है कि वो क्या करेंगे, वो भी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए रिट को इशू कर सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं और इस रिगार्डिंग अपने ऑर्डर्स को दे सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये राइट किसके पास है, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो ये क्या है, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पर्सन जा सकता है, और दूसरा क्या है, अंडर आर्टिकल 226 क्या है, कोई भी पर्सन क्या है, हाई कोर्ट में जा सकता है। अभी किसी भी अदर कोर्ट के लिए जो सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं उनमें क्या है, ये प्रोविज़न नहीं बनाया गया है पार्लियामेंट के, लेकिन ये कहा गया है कि पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन एम्पावर, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि ये इस शक्ति को क्या है, किसी अदर कोर्ट को भी दे सकती है, वो कोई भी सबॉर्डिनेट कोर्ट हो सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, अगर रिट इशू होगी तो वो कहाँ होगी, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट है, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट शेल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो अधिकार है वो क्या है, उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए कोई प्रोविज़न, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए कोई प्रोविज़न ना किया गया हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या होता है, जब इमरजेंसी का टाइम होता है तो उस टाइम पे भी क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को रोक सकते हैं, और जो राइट टू मूव एनी कोर्ट है, जो कि क्या है, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, वो भी क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि प्रेसिडेंट के द्वारा नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन में उनके इन्फोर्समेंट को भी रोका जा सकता है, और साथ ही जो क्या है, कोई भी पर्सन फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए अगर कोर्ट में जाना चाहता है तो उस चीज़ को भी कर्ब किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 359। ठीक है, इसमें यही लिखा गया है, जो पहला पॉइंट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट
द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359। ये बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न किया गया है कि जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर जो क्या है फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट हैं उसको रोक सकते हैं, और जो राइट टू मूव एनी कोर्ट है, ठीक है, कि जो क्या है फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए जो किसी भी पर्सन को क्या है कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का या जो हाई कोर्ट जाने का जो राइट है उसको क्या है कर्ब किया जा सकता है। किस टाइम पे, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, और ये कॉन्सेप्ट आता है अंडर आर्टिकल 359, ठीक है, जिसमें कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो ये राइट टू मूव टू एनी कोर्ट है फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए उसको प्रेसिडेंट के द्वारा सस्पेंड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। स्टूडेंट्स इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसे क्या है हाईएस्ट अथॉरिटी माना जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को ही क्या कहा जाता है, डिफेंडर कहा जाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, और साथ ही क्या है गारंटर कहा जाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है, जो कि सभी सिटीजन्स को दिए गए हैं। बस यही आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर एग्ज़ाम में आता है कि डिफेंडर एंड गारंटर, या ऐसे आता है कि फंडामेंटल राइट्स का गारंटर किसे कहा गया है, या फंडामेंटल राइट्स की गारंटी का हमारे संविधान में किसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और जो हाईएस्ट अथॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मानी जाती है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। इसीलिए क्या है, इसे क्या है डिफेंडर भी कहा गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए कहाँ जाते हैं हम, अगर उनका वायलेशन होता है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है जिसको हम पढ़ रहे हैं। और ये भी प्रावधान है कि अंडर आर्टिकल 226 कोई भी पर्सन क्या है हाई कोर्ट में भी जा सकता है, किस चीज़ के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए, ठीक है। इट हैज़ बीन वेस्टेड विद द ओरिजिनल एंड वाइड पावर्स फॉर दैट पर्पज़। ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या हैं, कुछ क्या हैं मूल पावर हैं, और जो क्या हैं ओरिजिनल पावर हैं जो कि क्या हैं, और साथ ही क्या हैं वाइड पावर है, काफ़ी बड़ी पावर हैं इस पर्पज़ के लिए जो कि क्या कराती हैं फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए काम करती हैं। Original because an aggrieved citizen can directly go to the Supreme Court not necessarily by way of appeal। ये कहा गया है कि इसको ओरिजिनल पावर इसीलिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि क्या है ओरिजिनल इसलिए कहा गया क्योंकि अगर कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और क्या है उसके लिए कोई अपील का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी पर्सन डायरेक्टली अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो इसीलिए इसे ओरिजिनल कहा गया है। और वाइड बिकॉज इट्स पावर इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इशूइंग ऑर्डर्स और डायरेक्शंस बट ऑल्सो रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स। ये बताया गया है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है जो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट से रिगार्डिंग है, ठीक है, वो क्या है काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़ी है, ठीक है। वो वाइड इसीलिए है, विस्तृत है, क्योंकि जो ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो क्या है केवल ऑर्डर या डायरेक्शंस को इशू करने तक ही नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है सभी प्रकार की रिट्स को, जो ये 5 टाइप्स की रिट्स हैं उनको फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के कंडीशन में उनके इन्फोर्समेंट के लिए इशू कर सकता है, ठीक है। The purpose of Article 32 is to provide a guaranteed, effective, inexpensive and summary remedy for the protection of fundamental rights। ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 32 है उसका उद्देश्य क्या है कि क्या करना है फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसी रेमेडी देना है जो कि क्या हो इफ़ेक्टिव हो, जो क्या हो सुनिश्चित हो, गारंटीड हो, इफ़ेक्टिव हो, इनएक्सपेंसिव हो, सभी के लिए क्या हो सुलभ हो,
ठीक है, और क्या हो, जो कि क्या हो, एक बहुत ही इफ़ेक्टिव हो, गारंटीड हो, इनएक्सपेंसिव हो, मीन्स क्या हो, सबके लिए अफोर्डेबल हो, ठीक है, और समरी रेमेडी हो, ठीक है। आर्टिकल 32 का क्या है, यही उद्देश्य है कि जिससे कि फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके, और ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कराता है। किस वे में, एक इफ़ेक्टिव वे में, गारंटीड वे में, अफोर्डेबल वे में, ठीक है, और एक सारगर्भित रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है, ओनली द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32 एंड नॉट एनी अदर राइट्स लाइक नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स, कस्टमरी राइट्स एंड सो ऑन। स्टूडेंट, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 32 है, ठीक है, उसमें क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को ही गारंटीड किया गया है। अंडर आर्टिकल 32 क्या है, केवल हम जो अगर फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट कराना है तो उसके लिए ही जा सकते हैं, ठीक है। अंडर आर्टिकल 32 कोई भी नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं आते हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स नहीं आते हैं, कस्टमरी राइट्स नहीं आते हैं। ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 32 है वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसमें क्या है कि केवल जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके इन्फोर्समेंट को ही सुनिश्चित किया जाता है अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ही जो इन्फोर्समेंट हैं उसको क्या किया जाता है, गारंटीड किया जाता है, सुनिश्चित किया जा सकता है। आर्टिकल 32 का यूज़ आप क्या है, किसी भी नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स या कस्टमरी राइट्स से रिगार्डिंग कोई भी इशू है उसके लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये बताया गया है। The Supreme Court under Article 32 cannot determine a question that does not involve fundamental rights। स्टूडेंट, यहाँ पे यही बताया गया है कि बेसिकली जो आर्टिकल 32 का जो क्या है, जो उसका आस्पेक्ट है, जो उसका वर्किंग फील्ड है, वो कहाँ तक है, वो केवल फंडामेंटल राइट्स को ही इंक्लूड करता है, ठीक है। और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, अंडर आर्टिकल 32 क्या है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो हैं, फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट से रिलेटेड किसी भी, ठीक है, जो किसी भी क्वेश्चन उस पर क्या है, फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट में क्या है, कोई भी क्वेश्चन क्या है नहीं उठा सकता है, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए कोई भी पर्सन आता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको उसके इन्फोर्समेंट को क्या करेगा, उसको गारंटीड कराएगा, उसको उसका इफेक्टिव प्रोविज़न करेगा और उसको जो फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं उनको रीस्टोर कराया जाएगा। लेकिन ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को, अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उठता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, ठीक है। उसका क्या काम है कि अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो उसको क्या किया जा सके, उसको रीस्टोर किया जा सके और उसको इन्फोर्स किया जा सके, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर क्या है, अगर अपने इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उस पर क्या है, उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट क्या है, क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि आप अपने फंडामेंटल राइट के लिए क्यों आए हैं। ऐसा क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है अंडर आर्टिकल 32, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, वो क्या करेगा, जो अगर किसी भी एग्रीव्ड पर्सन है, कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है जिसके की फंडामेंटल राइट क्या हैं, जो वायलेट हुए हैं, तो उनके इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काम किया जाता है, रिट इशू की जाती है, ठीक है। ऑर्डर्स और जो डायरेक्शंस हैं वो दिए जाते हैं। Article 32 cannot be invoked simply to determine the constitutionality of an executive order or a legislation unless it directly infringes any of the fundamental rights। ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 32 है वो क्या है, किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है या फिर जो लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया कोई भी क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, उसको क्या है डायरेक्टली इन्वोक नहीं करेगा, उसको डायरेक्टली उस पर क्या है कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देगा, अगर जब तक कि क्या हो वो क्या हो डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स के जो डायरेक्टली क्या है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड ना हो,
ये कहा गया है, ठीक है, कि अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है या लेजिस्लेशन के द्वारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बनाया गया है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट तब तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं देगा जब तक कि वो मामला किससे रिलेटेड ना हो, वो मैटर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड ना हो, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा हो या उनको वायलेट किया जा रहा हो। अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उनको इन्फ्रिंज किया जा रहा है, तभी आर्टिकल 32 क्या है, उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को या फिर उस लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को क्या करेगा, उस पर अपनी प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। तब उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट्स को क्या करता हो, वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता हो या फिर उसके प्रोविजंस को वायलेट करता हो, तो तब उनको चेंज किया जाएगा या उस पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाएगा, इन्फोर्स किया जाएगा। In case of the enforcement of fundamental rights, the jurisdiction of the Supreme Court is original but not exclusive। ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए क्या है, ओरिजिनल है, मूल है, बट नॉट एक्सक्लूसिव, लेकिन क्या है, एक्सक्लूसिव नहीं है। स्टूडेंट्स, मूल इसीलिए कहा गया है, ओरिजिनल इसीलिए कहा गया है कि क्योंकि अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो डायरेक्टली कहाँ जा सकता है, अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ओरिजिनल कहा गया है। तब क्या है, उस पर्सन को अपील के लिए भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ कहा गया है ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव है कहा, लेकिन क्या है, ये एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि क्या है, आर्टिकल 32 में तो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी ही गई है, लेकिन अंडर आर्टिकल 226 में क्या है, हाई कोर्ट को भी इस चीज़ की पावर दी गई है कि अगर कोई भी क्या है, किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो उसके इन्फोर्समेंट के लिए कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ये क्या है, केवल एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट नहीं है, ठीक है। ये जो जुरिस्डिक्शन है ये एक्सक्लूसिव नहीं है, इसमें क्या है, हाई कोर्ट के पास भी अंडर आर्टिकल 226 कोई भी पर्सन जा सकता है और वहाँ पर भी अपनी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, वो जो रिट है, उनको क्या कर सकता है, दायर कर सकता है, ठीक है। इट इज़ कंकरेंट विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। ये कहा गया है कि इसमें क्या है, ये जो इसका जो जुरिस्डिक्शन है उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट और क्या है, उसमें क्या है, हाई कोर्ट को भी क्या है, उसको इंक्लूड किया गया है, उसको भी कुछ पावर दी गई हैं जो कि अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को भी इसमें पावर दी गई हैं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को क्या करने के लिए, वायलेशन को हटाने के लिए और फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। It vested original powers in the High Court to issue directions, orders and writs of all kinds for the enforcement of the fundamental rights। जैसा कि स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया कि अंडर आर्टिकल 226 क्या है कि हाई कोर्ट को भी क्या दी गई हैं, हाई कोर्ट को भी पावर दी गई है कि कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो क्या कर सकता है, अंडर आर्टिकल 226 क्या है, वो हाई कोर्ट में जा सकता है और हाई कोर्ट के पास क्या है, ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए क्या है, फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हुआ है तो उनके इन्फोर्समेंट के लिए क्या कर सकती हैं, ये सभी प्रकार के रिट्स को हाई कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए इशू किया जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन को इशू किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के ऑर्डर्स को हाई कोर्ट के द्वारा इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए किया जा सकता है। ये पावर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को दी गई हैं, जिसमें कि वो क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए सभी प्रकार की रिट्स को इशू कर सकता है, ऑर्डर्स को इशू कर सकता है और डायरेक्शंस को इशू कर सकता है, ठीक है। इट मीन्स व्हेन द फंडामेंटल राइट ऑफ ए सिटीजन आर वायलेटेड द एग्रीव्ड पार्टी हैज़ द ऑप्शन ऑफ मूविंग आइदर द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली।
स्टूडेंट्स, इसमें यही बताया गया है कि क्या है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है, कोई भी एग्रीव्ड पार्टी है जिसके कि फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ हो, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ हो, तो उसके पास ये राइट है कि क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है उन अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए, और साथ ही क्या है, वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है, हाई कोर्ट में भी फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए रिट को इशू कर सकता है, और वो चाहे तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें कि हमने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश की है, और हमने ये समझा कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, इसमें आर्टिकल 32 जो हम पढ़ते हैं उसको क्या है, उसको ये कहा गया है कि किसी भी पर्सन को डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है, अगर क्या है, उनका वायलेशन हो रहा है तो। और फिर हमने पढ़ा कि जो हाई कोर्ट है उसको भी ये पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 226 की क्या है, अगर किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो हाई कोर्ट में भी जाकर अपनी सभी प्रकार के रिट को इशू करा सकता है। ठीक है, और हमने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डिफेंडर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके डिफेंडर या गारंटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और हमने ये पढ़ा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने आर्टिकल 32 को क्या कहा है कि इट इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट, और उन्होंने कहा कि ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है और इसका हृदय है। ठीक है, किसको कहा है, आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। तो स्टूडेंट्स, अभी का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।